हेलो। हेलो। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका। और हम बात करते हैं आगे। हमारा सामान्य विज्ञान की सीरीज चल रही थी, सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में हम बात करेंगे आज फिजिक्स की। सामान्य विज्ञान में हम बात करेंगे आज फिजिक्स की। चलिए भाई, तो फिजिक्स के एक चैप्टर के बारे में बात करते हैं आज हम, मोशन। फिजिक्स के मोशन चैप्टर के बारे में बात करते हैं, गति। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं सबसे पहली बात कि ये मोशन होता क्या है, गति होता क्या है। सबसे पहले हम बात समझते हैं इस गति के बारे में। गति, मोशन क्या होता है, देखते हैं इसको। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। कुछ समय बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाए। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो हम बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने गति करी है। तो कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट गति किया है, आप समझिएगा। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा था, फिर यहाँ पर हो गया, यानी इसकी पोजीशन बदल गई। क्या हो गई? इसकी पोजीशन चेंज हो गई। की पोजीशन चेंज हो गई, जिससे हमने कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है। चलिए, तो अगर हम गति की बात करें तो गति में हम कहते हैं समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन। समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन, समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। क्लियर हुई बात? यहां तक समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन गति कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट, हम कुछ इसके ग्राफ से बात करते हैं थोड़ी सी। चलिए, कुछ ग्राफ बनाकर आप समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये गति के बारे में। पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ। ये तीन ग्राफों की बात समझेंगे हम। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, यहां पर हमने लिखा है P, यहां पर हमने लिखा है T। इसका मीन्स है पोजीशन, हिंदी में लिख देते हैं स्थिति। ये पोजीशन और ये टाइम यानी समय। समय सेम, ये भी पोजीशन टाइम के बीच में ग्राफ होगा, ये भी पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ होगा। जब भी हम ग्राफ को पढ़ते हैं तो ग्राफ को सबसे पहले वाई एक्सिस वाले को, फिर एक्स एक्सिस वाले को, यानी सबसे पहले अगर इस ग्राफ को पढ़ा जाएगा तो यह ग्राफ कहलाएगा स्थिति समय ग्राफ। समय स्थिति ग्राफ नहीं कहेंगे, स्थिति समय ग्राफ। तो इस ग्राफ में हमने एक लाइन ये खींच दी, एक ग्राफ ये बना दिया और एक ग्राफ ये बना दिया। इन तीन ग्राफों का हम अध्ययन करते हैं, तीन ग्राफों के बारे में सो देखते हैं क्या है। अगर हमें किसी ग्राफ को पढ़ना होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस ग्राफ पर कोई दो बिंदु ले लेते हैं। जहां भी अगर किसी ग्राफ को हमें पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, उस ग्राफ पर कोई दो बिंदु ले लेंगे। चलिए, तो एक बार हमने देखा इस पर, इस बिंदु से हमने एक्स पर लंब डाला और वाई एक्सिस पर एक रेखा खींच दी। यहां पर भी एक बार एक्स एक्सिस पर रेखा खींच दी, एक बार वाई एक्सिस पर रेखा खींच दी। अब समझिएगा ध्यान से, जब हमने एक्स एक्सिस पर रेखा खींची तो हमें दो अलग अलग बिंदु मिले। यहां पर भी जब हमने वाई एक्सिस पर रेखा खींची तब भी हमें दो अलग अलग बिंदु मिले। इसका मतलब हमारी जो समय है वो भी बदल रहा है और जो हमारी पोजीशन है वो भी बदल रही। इसका मतलब क्या? समय बदले, पोजीशन भी बदले। इसका मतलब ये ग्राफ है गति अवस्था का ग्राफ। किसका ग्राफ है? ये गति अवस्था का ग्राफ है। क्लियर बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट, यहां पर देखिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इस पे भी हमने क्या किया, यहाँ से लंब डाल दिया और यहाँ से वाई एक्सिस पर लंब डाल दिया, एक्स एक्सिस पर लंब डाल दिया, वाई एक्सिस पर लंब डाल दिया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो टाइम है, टाइम एक्सिस पर हमें दो अलग अलग बिंदु मिले और स्थिति अक्ष पर हमें एक ही बिंदु मिला।
मतलब क्या है, समय तो बदल रहा है लेकिन स्थिति नहीं बदल रही। तो भाई समय बदले स्थिति बदले, हम आज भी यही खड़े, 1 घंटे बाद भी यही खड़े रहे। इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ विरामावस्था का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ विरामावस्था का ग्राफ है। क्लियर हुई बात। अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा और गौर से देखें तो एक बात समझ में आ रही है हमें कि ये एक क्षैतिज रेखा है, यह एक क्षैतिज रेखा है। अब जरा बात समझिएगा आप गौर से, अगर अगर स्थिति समय ग्राफ एक क्षैतिज रेखा हो, यदि स्थिति समय ग्राफ एक क्षैतिज रेखा हो, इसका मतलब ये ग्राफ विरामावस्था को दर्शाएगा। या ये कहे स्थिति समय ग्राफ एक क्षैतिज रेखा हो, या स्थिति समय ग्राफ यदि समय अक्ष के समांतर एक रेखा हो, समय अक्ष के समांतर एक रेखा हो, तो ये ग्राफ विरामावस्था को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा ये ग्राफ, विरामावस्था। अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्या है ये, यह एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। अगर ऊर्ध्वाधर रेखा है तो जरा समझिएगा ध्यान से, यहां पर हमने 2 बिंदु लिए, एक बार हमने y पर लंब डाला, एक बार हमने x पर लंब डाला, y पर लंब डाला, x पर लंब डाला। जब x पर लंब डाले देखिए दोनों एक ही बिंदु पर पहुंच रहे हैं। जब y एक्सिस पर लंब डाला तब 2 अलग अलग बिंदुओं पर पहुंचे। इसका मतलब क्या है, समय तो एक ही है लेकिन पोजीशन 2 अलग अलग है। क्या ऐसा हो सकता है कि समय एक ही हो और पोजीशन 2 अलग अलग हो? नहीं हो सकता। तो यह ग्राफ संभव नहीं है, यह ग्राफ संभव नहीं है। इसका मतलब यह अंतःचाल को दर्शाता है। इसको दर्शाएगा, ये अंतःचाल को दर्शाता है। क्लियर हुई बात यहां तक की? तो यह अंतःचाल को दर्शाएगा। चलिए क्लियर बात यहां तक। चलिए, तो ये गति अवस्था का ग्राफ, ये विरामावस्था का ग्राफ क्षैतिज रेखा हो, ये ऊर्ध्वाधर अगर रेखा है तो अंतःचाल कहलाएगा। ये y अक्ष के समांतर रेखा होगी तो ऐसा ग्राफ संभव नहीं है क्योंकि इसमें समय एक ही है और पोजीशन 2 अलग अलग है। अगर ग्राफ x अक्ष के साथ एक झुकी हुई रेखा है तो ये गति अवस्था का ग्राफ दर्शाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं दूरी और विस्थापन की। दूरी और विस्थापन, इसे कहते हैं डिस्टेंस और इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब जरा समझिए ध्यान से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमें ये भी काउंट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी डिस्टेंस है ये भी काउंट करना पड़ेगा, ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है। टोटल जब ऐड करेंगे तो हमारी डिस्टेंस निकल के आएगी। इसका मतलब इसे हम बोलेंगे तय किए गए कुल पथ की लंबाई, तय किए गए कुल पथ की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तय किए गए कुल पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा और अगर हम इसे बात करें, अब क्या कह सकते हैं, दूरी कैसी राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है। अदिश अदिश क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। अदिश राशि है दूरी, एक कैसी राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है। अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। अच्छा, इसमें इसका एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर अगर दूरी के मात्रक की बात करें तो दूरी का मात्रक किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, डेसीमीटर भी हो सकता है, प्रकाश वर्ष भी हो सकता है। लेकिन अगर दूरी के एसआई मात्रक की बात करेंगे तो दूरी का एसआई मात्रक केवल मीटर होगा। क्लियर बात। चलिए अब यहाँ की हम बात समझते हैं। अगर हमने ये मान लिया कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, अब अगर हमें इसके बीच के विस्थापन निकालना है, चलना यहाँ से शुरू किया था, पहुंच यहाँ तक गया, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम डिस्टेंस होगी, सबसे कम से कम जो दूरी होगी, वही विस्थापन कहलाएगी। तो विस्थापन क्या होता है,
दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, तो विस्थापन क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका भी एसआई मात्रक वही होगा। एसआई मात्रक इसका भी क्या है? तो इसका भी एसआई मात्रक है, इसका भी एसआई मात्रक है मीटर। क्लियर हो गई कहानी? अब यहाँ नोट डाल के एक बात समझेंगे ध्यान से, नोट डाल के एक बात समझेंगे। हमने क्या कहा? तय किए गए कुल पथ की लंबाई को हम, तय किए गए कुल पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, और कम से कम दूरी विस्थापन कहलाती है। कम से कम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो ये बताइए कि क्या कभी दूरी विस्थापन से छोटी हो सकती है? क्या कभी दूरी विस्थापन से छोटी हो सकती? नहीं हो सकती भाई। क्यों? क्योंकि विस्थापन तो कम से कम दूरी है, तो दूरी बराबर हो सकती है और या बड़ी हो सकती है। दूरी या बड़ी होगी या बराबर होगी किसके? विस्थापन के। दूरी या बड़ी होगी या बराबर होगी विस्थापन के, याद रखिएगा ये बात। चलिए, तो यहां पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि विस्थापन, विस्थापन कभी भी, विस्थापन कभी भी दूरी से, दूरी से बड़ा, विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, याद रखना ये बात। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर बात यहां तक की? कोई समस्या यहां तक? चलिए क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो विस्थापन हो गया, दूरी की बात कर ली हमने, विस्थापन और दूरी में संबंध क्या होता है ये भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसके बाद चाल और वेग की। चाल और वेग की चलते हैं। देखिए, चाल और वेग की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाल का फार्मूला। तो आपको सबको पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। वही अगर वेग की बात करें तो वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटे, विस्थापन बटे समयांतराल, विस्थापन बटे समयांतराल। क्लियर बात यहां तक? चलो कुछ और चीजों की बात कर ले। देखो, दूरी कैसी राशि है? दूरी कैसी राशि है? अदिश। समय कैसी राशि है? अदिश। तो अदिश बटा अदिश, इसलिए चाल कैसी राशि हो जाएगी? चाल अदिश राशि हो जाएगी। चाल कैसी राशि है? तो चाल अदिश राशि है। क्लियर? वेग की बात करें तो देखिए, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। देखिए यहाँ पर विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। तो अगर विस्थापन सदिश राशि है, समय अदिश राशि है, तो ऊपर सदिश नीचे अदिश, तो ये वेक्टर, ये स्केलर, वेक्टर बटे स्केलर, तो ये कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। सदिश राशि। तो वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। मात्रक की अगर बात करते हैं, इसके मात्रक, और वो भी मात्रक कैसा? एसआई। एसआई। तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर, समय का एसआई मात्रक सेकंड, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही अगर वेग के एसआई मात्रक की बात करें तो सेम मीटर प्रति सेकंड ही हो जाएगा। अच्छा, एक लास्ट बात, इसके अगर विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या होगा समझिए। लंबाई की विमा होती एल, समय की विमा होती है टी। लंबाई की विमा एल, समय की विमा टी, तो क्या होगा? एल बटे टी, एल अपॉन टी। इसी चीज को क्या ये नहीं लिख सकते? एल टी माइनस वन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एल टी माइनस वन। क्लियर बात? अच्छा, क्या इसी चीज को हम चेंज करके ये नहीं लिख सकते? एम जीरो एल टी माइनस वन, कोई समस्या? लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एम जीरो एल टी माइनस वन भी लिख सकते हैं। तो
दूर चाल की विमीय सूत्र क्या हो गया, m0L_t-1। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, वेग की बात करें तो वेग का भी विमीय सूत्र यही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब जरा ध्यान से बात समझेंगे। अदिश राशियां, अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशि, अदिश राशि, तो अदिश राशि वो राशियां होती हैं जिसमें केवल परिमाण हो। ये हम समझेंगे, बाकी डिटेल में आके समझेंगे दूसरे वीडियो में। अदिश राशियां जिसमें केवल परिमाण हो। सदिश राशियां, सदिश राशि जिसमें परिमाण भी हो और परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी हो। अब जरा बात समझो, परिमाण परिमाण कॉमन है यहाँ पर, है या नहीं है? तो हम ये कह सकते हैं कि यदि अदिश राशियों में, यदि अदिश राशियों में हम दिशा भी जोड़ दें तो वो राशि सदिश बन जाएंगी। यदि अदिश राशियों में हम दिशा भी जोड़ दें तो वो राशि कैसी बन जाएगी? वो राशि सदिश बन जाएगी। क्लियर बात? तो इसी चीज को अगर हम समझें कि वेग की, अगर इसी चीज को समझ के हम ये लिखें, ये बात समझ में आ गई होगी, तो इसको हम हटाते हैं। चलिए, तो इसी चीज को अगर हम ये लिखें कि वेग, हाईलाइट इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। देखिए, तो अगर यहां पर हम ये लिखें कि वेग बराबर चाल प्लस दिशा, तो सही है? ये सही है भाई। वेग बराबर चाल प्लस दिशा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वेग बराबर चाल प्लस दिशा। अब समझिएगा बात जरा ध्यान से। अगर हम यहां पर ये लिखें 4 बराबर 2+2, ठीक है। अब अगर हमें इस 4 में बदलाव करना है तो इसमें किसी एक में बदलाव करना पड़ेगा, या तो इस 2 की जगह पर 3 कर दे, यहाँ 2 रहने दे तो ये बदल जाएगा, या दोनों में बदलाव कर दे तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। ये बात समझ में आई? तो या तो 4, अब इसी को जरा समझते, उसी पैटर्न पे समझते हैं इसको। या तो चाल बदले तो दिशा, वेग बदल जाएगा, या दिशा बदले तो वेग बदल जाएगा। ये बात समझ में आई? या तो चाल बदले तो वेग बदल जाएगा, या तो चाल बदले तो वेग बदल जाएगा, या दिशा बदले तो भी वेग बदल जाएगा, या दोनों बदले तो भी बदल जाएगा। देखिए, अगर हम कह दें कि जो चाल है ये बदल नहीं रही है, चाल कांस्टेंट है, चाल नियत है, तो क्या वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वेग बदलेगा नहीं, बदल सकता है। चाल के नियत रहने पर वेग बदल सकता है, बदलेगा नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दिशा के बारे में हमें नहीं पता कि दिशा बदल रही है या नहीं बदल रही। अब देखिए, अगर दिशा बदलेगी तो वेग बदल जाएगा, दिशा नहीं बदलेगी तो वेग नहीं बदलेगा। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि बदलेगा या नहीं बदलेगा, हम ये बोलेंगे कि बदल सकता है। एक क्लियर बात हो गई? तो यहां पर क्या हम ये पॉइंट नहीं लिख सकते कि दिशा, दिशा बदलने से, दिशा बदलने से वेग बदल जाता है, दिशा बदलने से वेग बदल जाता है, दिशा बदलने से वेग बदल जाता है। क्लियर हो गई बात यहां तक की? तो चाल समझ में आ गया, वेग समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए, अब हम चार ग्राफ, कुछ ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ हमने ये बना लिया, एक ग्राफ हमने ये बना लिया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी, और देखिएगा। ये जो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है दूरी समय ग्राफ, और ये जो ग्राफ है हमारा, ये है विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। एक है हमारा दूरी समय ग्राफ, एक है हमारा विस्थापन समय ग्राफ। तो इनके बारे में बात करेंगे हम, दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इसमें हमने ग्राफ समझाइए,
इसमें हमने ग्राफ को, चलिए यही खींचते हैं, ये ग्राफ बना दिया, इसमें हमने एक ये वर रेखा खींच दी। अब जरा इस ग्राफ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, इसके यहाँ पे ये वैल्यू है 20 और मीटर में होगी ये दूरी, दूरी किस में होगी, मीटर में। यहाँ पर वैल्यू समय है और यह समय किस में होगा, सेकंड में। कितना, ये मान लिया हमने लिख दिया 2 सेकंड। क्लियर बात। चलिए अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, तो इस ग्राफ से हमें निकालनी है चाल। क्या निकालनी है, इस ग्राफ से चाल निकालनी है। चलिए तो चाल निकालने के लिए हमें एक तरीका पता है कि दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्लियर। चलिए तो दूरी है हमारी 20, समय है हमारा 2, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो बड़ा सिंपल था, कोई समस्या नहीं। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम और कुछ अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या निकल के आता है। देखो अगर इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पर मिला दें तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का बन गया। चलो इसको राइट एंगल ट्रायंगल अभी नहीं समझते हैं, बाद में समझेंगे। हाँ पहले ये समझिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये, तो ये एक लाइन ऐसी है जो आप कुछ झुकी हुई है, झुकी हुई है। तो क्या हम इस रेखा की प्रवणता नहीं निकाल सकते, बताइए। क्या इस रेखा की हम प्रवणता नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं भाई। तो इस रेखा की प्रवणता, तो इस रेखा की, इसे हमने पढ़ा था सरल, इसको हम पढ़े थे सरल रेखा की प्रवणता। तो भाई सरल रेखा की प्रवणता कैसे निकलती थी उस चीज की बात करेंगे हम। तो सरल रेखा की प्रवणता, तो प्रवणता इसको m से दिखाते थे और m बराबर होता था tan थीटा, m बराबर होता था tan थीटा। तो क्या इससे हम tan थीटा नहीं निकाल सकते, अगर इसको हम यहाँ से मिला दें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा तो ये इसका बेस होगा और ये इसका परपेंडिकुलर होगा। तो भाई यही तो होता है। क्या होता है tan, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब कितना है 20, कितना है 20 और आधार कितना है 2, तो कितना हो गया, ये 2 से काटा तो 10। ये था मीटर में, ये था सेकंड में, तो कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर बात यहाँ तक। कितना आ गया हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर कहानी। तो अब जरा समझ देखिए, यहाँ पे एक बात हमें यहाँ पर ये समझ में आई क्या, कि अगर हम कोई रेखा दी गई है, कोई वक्र दिया गया, कोई ग्राफ दिया गया है, अगर उस ग्राफ की ढाल निकाल दे, क्या निकाल दे, ढाल निकाल दे। तो अगर उस ग्राफ की ढाल निकाल दे तो उस ग्राफ की ढाल क्या देगी, चाल देगी। तो यहाँ पर हम नोट डाल के लिख सकते हैं दूरी समय ग्राफ की ढाल, दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल देती है, दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल देती है। क्लियर बात, दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल देती है। सेम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई यहां पर वही काम है, दूरी की जगह पर यहां विस्थापन है, तो विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वेग देती है। विस्थापन समय ग्राफ की ढाल क्या देगी, वेग देगी। तो विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वेग देती है। क्या देगी, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वेग देगी। विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वेग देगी, दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल देती है। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और 2 ग्राफों की बात कर ली हमने। कौन कौन से, दूरी और समय ग्राफ, विस्थापन और समय ग्राफ, विस्थापन और समय ग्राफ, दूरी और समय ग्राफ। अब इसके बाद बात करते हैं हम आगे 2 ग्राफ और देखते हैं हम। एक ग्राफ ये खींच दिया, एक ग्राफ ये खींच दिया। ये ग्राफ है हमारा चाल और समय ग्राफ, ये ग्राफ है हमारा चाल समय ग्राफ, और ये ग्राफ है वेग समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ वेग
समय ग्राफ। चलिए इसमें हमने क्या किया, एक ये लाइन खींच दी, इसमें भी हमने ये लाइन खींच दी, हम इसको सॉल्व करेंगे, इससे उसी को निकालेंगे। वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी, मान लिया 10, चाल होगी मीटर पर सेकंड में, किसमें होगी मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पर टाइम मान लिया लिख देते हैं हम 2, टाइम किसमें होगा सेकंड में होगा। पूछा क्या है भाई, चाल दिया है, समय दिया है, इसका मतलब दूरी निकालनी पड़ेगी हमें, दूरी, और हमें पता है कि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल की वैल्यू कितनी है 10, समय की वैल्यू कितनी है 2, 10 गुणे 2 कितना हो गया 20, क्या मीटर, मीटर में ही आएगी, क्योंकि ये मीटर बटे सेकंड था, ये सेकंड था भाई, समझिए ये है मीटर बटे सेकंड चाल, और समय है सेकंड, सेकंड सेकंड कट जाएगा, क्या बचेगा मीटर बचेगा। क्लियर। चलिए अब देखिए दूसरा तरीका, अलग पैटर्न से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम अलग पैटर्न से सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से इसको मिला दिया, तो ये एक आपको बॉक्स दिख रहा है, दिख रहा है ये एक बॉक्स आपको, ठीक है। तो ये एक चौकोर आकृति दिख रही है, तो क्या इस चौकोर आकृति का हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। क्या होता है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक है 10 और एक है 2, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 20। अब देखिए वही बात, यहाँ पर लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई थी हमारी किसमें, एक तो है मीटर बटे सेकंड में, और सेकंड में कट जाएगा तो ये किसमें आ जाएगा मीटर में, तो ये भी आ गई दूरी हमारी 20 मीटर, यहाँ पर भी हमारी दूरी 20 मीटर आई थी। क्लियर। तो एक बात यहाँ समझ में ये आई है कि या तो हम फार्मूले से करें, लेकिन फार्मूले हर जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो नोट डाल के यहाँ पर ये लिख सकते हैं, चाल चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा, दूरी देता है। चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी देता है, चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी देता है, चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी देता है। दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल देती है, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वेग देती है। क्लियर। सेम काम यहां पर भी, अगर ये वेग समय ग्राफ है तो भाई वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा, वो दूरी दिया था तो ये विस्थापन देगा, क्या देगा विस्थापन देगा। क्लियर हो गई, ये चारों बातें समझ में आई। चलो इन चारों बातों को हम एक शॉर्ट तरीके से सीखते हैं। अगर आप सब कुछ भूल जाना तो एक बात याद रखना, कहीं पर अगर ढाल है तो ढाल का मतलब आपको याद रखना पड़ेगा भाग देना है। क्या देना है, भाग देना है। अगर कहीं क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का दिमाग लगाना है आपको कि क्या करना है, गुणा करना है। क्षेत्रफल में क्या करना है, गुणा करना है, और ढाल में क्या करना है, भाग देना है। क्षेत्रफल में गुणा करना है, ढाल में भाग देना है। क्षेत्रफल में गुणा, ढाल में भाग। समझिए क्या कहा, दूरी समय, क्या कहा दूरी समय, ग्राफ की ढाल क्या करी, ढाल, ढाल का मतलब भाग, यानी दूरी बटे समय, दूरी बटे समय बराबर 4। क्लियर हो गई बात। तो दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या देगी 4। सेम अगर आपसे कहे विस्थापन, विस्थापन समय ग्राफ है, क्या कहते हैं ढाल, ढाल का मतलब भाग, तो विस्थापन बटे समय वेग क्या आता है, वेग आता है। क्लियर बात यहां तक। चलिए नेक्स्ट, अगर आपसे ये कहे चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल, चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब तुरंत गुणा लगाएंगे, तो चाल गुणे समय बराबर, सबको पता है दूरी, चाल गुणे समय बराबर दूरी, तो चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा, दूरी देगा। सेम वेग समय ग्राफ का, फिर क्षेत्रफल पूछा, गुणा लगा दिया, क्या देगा विस्थापन देगा, क्या देगा विस्थापन देगा। क्लियर बात यहां तक, याद कर लेंगे आप आसानी से, भूल भी जाएंगे तो भी याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं त्वरण की, नेक्स्ट हम बात करते हैं त्वरण की। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्वरण, एक्सिलरेशन, ACCE
LERATION, एक्सीलरेशन। क्या होता है भाई? त्वरण। आपने पढ़ा होगा जो भी अपना वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। चलिए ये तो एक डेफिनेशन है, कुछ अलग सीख रहे हैं कि हम इसमें कोशिश करते हैं। चलिए मेरा डेफिनेशन लिख देते हैं हम आपकी, जो फार्मूला आपने पढ़ा है अभी तक। त्वरण बराबर वेग, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। क्लियर हुई बात? तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, अब देखते हैं इसको। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक अवमात्रक हम SI मात्रक ही लिखेंगे। तो मात्रक वेग का होता है मीटर बटे सेकेंड, और नीचे समय सेकेंड, तो अंदर अंदर का गुणा ये बटे 1, यानी इसका गुणा, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब लंबाई की विमा, अगर विमीय सूत्र इसका यही निकाल लें हम, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र यही निकाल लें तो क्या निकलेगा भाई? लंबाई की विमा L, समय की विमा T, और T की पावर 2 बटे में ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो LT माइनस 2। क्लियर हुई? यहां तक सदिश अदिश की बात कर लेते हैं। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। सदिश बटे अदिश सदिश राशि हो जाएगी। तो त्वरण कैसी राशि है? तो त्वरण हो गई भाई सदिश राशि। त्वरण कैसी राशि है? तो त्वरण है सदिश राशि, त्वरण सदिश राशि है। क्लियर बात? क्लियर यहां तक? तो त्वरण हो गया वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, मात्रक हो गया सदिश राशि है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि अभी हमने कहा था कि वेग परिवर्तन कब होगा? तो वेग परिवर्तन जब होगा जब या तो चाल बदले या तो दिशा बदले, या चाल बदलेगी या दिशा बदलेगी तभी वेग परिवर्तन होगा। क्लियर? अब इसी चीज को यहां पर हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि त्वरण क्या होता है। त्वरण तीन चीजों की बात करेंगे, देखिएगा। त्वरण सबसे पहले या तो चाल बढ़ जाए तो हम कहेंगे त्वरण है, या चाल घट जाए तो हम कहेंगे त्वरण है, या दिशा बदल जाए। क्या हो जाए? दिशा बदल जाए, दिशा बदल जाए। इन तीन कामों में से अगर कोई एक काम भी हो गया, अगर इन तीन कामों में से कोई एक काम भी हो गया तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वहां पर त्वरण होगा। तीनों काम अब देखते हैं ध्यान से। यदि ये चाल ना बदले, चाल में कोई परिवर्तन ना हो और चाल नियत रहे, क्या रहे? चाल नियत रहे, कांस्टेंट हो। अगर चाल नियत रहेगी तो त्वरण में क्या होगा? होगा या नहीं होगा? हो सकता है। चाल नियत रहने पर भी त्वरण हो सकता है, चाल नियत रहने पर भी त्वरण हो सकता है। कैसे भाई? इतना क्यों लिखा? देखो, इसको तो कांस्टेंट कर दिया लेकिन दिशा के बारे में कुछ नहीं बताया। दिशा बदलेगी तो त्वरण बदल जाएगा, दिशा नहीं बदलेगी तो त्वरण भी नहीं होगा। दिशा बदलेगी तो त्वरण होगा, दिशा नहीं बदलेगी तो त्वरण नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो जिसमें चाल नियत हो और फिर भी त्वरण हो? तो देखिए ऐसा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, इसको हम चलो यहां लिख देते हैं। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति क्या है भाई? ये यही तो गति है, सरल आवर्त गति। जब कोई एक पिंड, सॉरी सरल आवर्त गति है, वृत्तीय गति, सरल आवर्त गति नहीं, एक समान वृत्तीय गति, सॉरी एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति किसकी बात करते हैं? तो एक समान वृत्तीय गति में क्या है? जब कोई पिंड एक समान चाल से एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। तब देखना ध्यान से, एक समान है इसका मतलब चाल तो नियत है, तो क्या त्वरण होगा या नहीं होगा? ध्यान समझो। यहां पर अगर आपने मान लिया एक रस्सी में बांधकर एक पिंड को घुमा रहे हैं
अगर वो यहाँ पर टूटी तो ये पिंड यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर टूटी तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ देखी तो यहाँ देखी तो यहाँ। यानी हर एक बिंदु में एक समान वृत्तीय गति की चाल समान और हर एक बिंदु पर उसकी दिशा बदलती है। तो दिशा तो बदल रही है, चाल नियत है, तो दिशा के बदलने से इसमें त्वरण होगा या नहीं होगा? तो होगा। तो आप याद रखेंगे एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, इसमें त्वरण होगा। क्लियर बात? एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होगा। तो आपको समझ में बात आई? त्वरण अगर चाल बढ़ जाए तो त्वरण होगा, चाल घट जाए तो त्वरण होगा, दिशा बदल जाए तो त्वरण होगा। इन तीनों में से कोई एक भी काम हो जाए तो वहां पर त्वरण होगा। चलिए, क्लियर बात? त्वरण की कुछ बात समझ में आ गई? चलिए, यदि चाल बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं त्वरित गति या त्वरण। अब अगर चाल घट जाए तो इसी चीज को बोला जाता है मंदन। चाल घट जाए इसी चीज को मंदन। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट। तो हमने त्वरण सीख लिया, हमने चाल सीख लिया, हमने वेग सीख लिया। हमने देख लेते हैं कौन कौन सी बातें हमने सीख ली है अभी तक। तो सबसे पहले हमने मोशन की बात करी थी, गति क्या होता है ये भी हमने सीख लिया है। इसके बाद हमने ये ग्राफ सीखे, इसके बाद हमने दूरी और विस्थापन के बारे में सीखा, इसके बाद हमने चाल और वेग के बारे में सीखा, इसके बाद ये हमने ग्राफ सीखे 4, इसके बाद हमने त्वरण के बारे में सीखा, ठीक है, ये सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं गति के समीकरण। अब हम बढ़ते हैं आगे गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, चलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं थोड़ी सी और देखते हैं कि ये क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? चलिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते सबसे पहली बात यह है कि गति के समीकरण किसने दिए थे। तो हम बात करेंगे कि गति के समीकरण किसने दिए। तो गति के समीकरण दिए न्यूटन ने नहीं, गैलीलियो ने। ये बात याद रखना है, सब लोग न्यूटन याद रखते हो। तो किसने दिए थे गति के समीकरण? गैलीलियो ने दिए थे। गति के समीकरण किसने दिए थे? गैलीलियो ने दिए थे। कितने हैं गति के समीकरण? तो गति के समीकरण होते हैं 3। गति के समीकरण हैं 3, पहला और दूसरा और तीसरा। इनको इसी क्रम में याद रखना है जिस क्रम में हम बता रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये हाँ ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण गति के समीकरण हैं। अब जरा ध्यान से देखना, v इसमें क्या होता है, अभी हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए समझ लीजिए, v बराबर होता है अंतिम वेग, u बराबर होता है प्रारंभिक वेग, a बराबर है त्वरण, t बराबर है समय, s बराबर है विस्थापन या स्थिति। आप ध्यान से देखिएगा, गति के पहला समीकरण किसके किसके बीच में संबंध बताएगा? तो गति का पहला समीकरण, देखो जब भी आप संबंध पूछोगे तो पहले और आखिरी वाले को मिला दो। पहला क्या है? वेग, अंतिम क्या है? समय।
तो इस समीकरण को कहते हैं, गति का पहला समीकरण कहलाता है वेग समय समीकरण। तो गति का पहला समीकरण क्या कहलाता है? वेग समय समीकरण। किसके किसके बीच में संबंध बताएगा? गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच में। गति के दूसरे समीकरण का नाम क्या है? तो देखिए, S बराबर विस्थापन या स्थिति, तो विस्थापन और समय, तो विस्थापन समय समीकरण क्या कहते हैं इसको? विस्थापन समय समीकरण। विस्थापन समय समीकरण किसके किसके बीच में संबंध बता रहा है ये? तो विस्थापन और समय के बीच में। कहीं कहीं पर इसी विस्थापन की जगह पर आपको स्थिति भी मिल सकता है, कभी पेपर में आ जाए तो आप भूल जाओ। तो स्थिति या तो विस्थापन समय समीकरण कहें या स्थिति समय समीकरण कहें। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें बात करें तो v और s के बीच में संबंध बता रहा है। v क्या है? वेग। v क्या है? वेग। v क्या है? वेग। s क्या है? विस्थापन। तो इसे कहते हैं वेग विस्थापन समीकरण। क्या कहते हैं इसको? वेग विस्थापन समीकरण। क्लियर हुई बात यहाँ तक की? वेग समय समीकरण पहला समीकरण, दूसरा समीकरण वेग विस्थापन समय समीकरण, तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन समीकरण। जिनके नाम है उन्हीं उन्हीं के बीच में ये संबंध बता रहे हैं। पहला वेग और समय के बीच में संबंध बताएगा, दूसरा विस्थापन और समय के बीच में, तीसरा वेग और विस्थापन के बीच में। क्लियर हुई बात यहाँ तक की? ये हैं आपके तीनों समीकरण, ध्यान से देख लीजिए इनको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला वेग समय, विस्थापन समय और वेग विस्थापन। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। गति के नियम, चलिए भाई गति के नियम की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, गति के नियम किसने दिए? गैलीलियो ने? नहीं, न्यूटन ने। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने। गति के समीकरण किसने दिए? गैलीलियो ने। तो बात याद रखनी है, कौन किसने समीकरण, कौन किसने क्या दिया है। समीकरण में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और न्यूटन को लगा के आते हैं, लेकिन गति के समीकरण न्यूटन ने नहीं दिए हैं, गति के समीकरण दिए हैं गैलीलियो ने। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गति के नियमों की। तो ये भी तीन है। पहला है पहला नियम, गति का पहला नियम। गति का पहला नियम। तो गति के पहले नियम की अगर बात करें तो जरा ध्यान से समझिएगा, गति के पहला नियम क्या है। गति का पहला नियम क्या है? तो गति के पहले नियम की बात करेंगे हम। तो देखते हैं गति का पहला नियम। तो गति के पहले नियम को हम कहते हैं वास्तविक नियम। गति के पहले नियम को गति के पहले नियम से हमें क्या क्या पता चलता है? तो गति के पहले नियम से हमें बल की परिभाषा का पता चलता है कि बल है क्या। बात समझेंगे अभी क्या है? बल की परिभाषा का पता चलता है। इसमें जड़त्व की परिभाषा बताई गई है, जड़त्व की परिभाषा। तो बल की परिभाषा, जड़त्व की परिभाषा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें कि आखिर ये जड़त्व है क्या। तो जड़त्व के बारे में एक बार समझिएगा। जड़त्व सबसे पहले शब्द दिया गैलीलियो ने। जड़त्व शब्द किसने दिया? गैलीलियो ने। जड़त्व शब्द किसने दिया? गैलीलियो ने। और जड़त्व की परिभाषित किसने किया? जड़त्व को परिभाषित किया न्यूटन ने। जड़त्व की परिभाषा किसने दी? न्यूटन ने दी। किसने दी परिभाषा? न्यूटन ने। अब जरा बात समझो एक ध्यान से, जड़त्व है क्या। देखिए, मान लिया ये पेन हमारे हाथ में है। अभी ये पेन का मास कम है तो हमने इसको आसानी से उठा लिया, थोड़ा मास और बढ़ाते थोड़ी सी मुश्किल होती। अब जैसे जैसे मास बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो जब कोई वस्तु है तो वो वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है हमेशा, और वस्तु द्वारा स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना ही जड़त्व कहलाता है। स्थिति, किसी वस्तु द्वारा स्थिति में परिवर्तन का विरोध ही क्या है? जड़त्व है। ध्यान से समझना। तो जड़त्व की परिभाषा में यहां लिख रहे हैं किसी, तो यहां पर हम लिखते हैं किसी वस्तु का ऐसा अवगुण
किसी वस्तु का ऐसा अवगुण जो जो अपनी अपनी स्थिति में जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करे, किसी वस्तु का ऐसा अवगुण जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे, किसी वस्तु का ऐसा अवगुण जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे, जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे। तो किसी वस्तु का ऐसा अवगुण जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे जड़त्व कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, यही है जड़त्व, यही है जड़त्व। अब बल क्या है भाई, तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे और जड़त्व उस परिवर्तन का विरोध कर रहा है, यानी बल जड़त्व के विरोध में कार्य करता है। क्लियर बात हो गई। चलिए बात जड़त्व की परिभाषा समझ में आ गई। तो बल क्या है, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो जो किसी वस्तु में परिवर्तन, जो किसी वस्तु में किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति में, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। क्लियर हो गई बात, दिख नहीं रहा, हो रहा है नहीं दिख रहा, छोटा दिख रहा है। चलिए, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। चलिए ऐसा ठीक है, अब देखना ध्यान से। इसके बाद जब हमने जड़त्व की बात करी है तो जड़त्व को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा जाता है। जड़त्व कितने भाग में बांटा जाता है, जड़त्व के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार है जड़त्व के, तो भाई देखते हैं कहां तक पहुंच गए हम, 18 ठीक है 11। तो जड़त्व की बात करें अगर, तो जड़त्व को मुख्यतः हम 3 प्रकार में विभाजित करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ध्यान से समझेंगे। पहला है गति का जड़त्व, तो पहला है गति का जड़त्व। दूसरा है विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और तीसरा है दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। अब दिख रहा है, अब तो कोई नहीं, क्लियर है, क्लियर है, हाँ अब ठीक है। तो दिशा का जड़त्व, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। चलो बात करते हैं इनके बारे में, हम एक एक करके इनमें एग्जाम्पल समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है, कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहती है, कोई वस्तु सीधी जा रही है तो वो सीधी ही जाना चाहती है। क्लियर हुई बात। चलिए भाई, तो इसी चीज को देखते हैं। अगर कोई वस्तु गति में है तो उसके अंदर गति का जड़त्व होगा, कोई वस्तु स्थिति में है, विराम में है तो उसमें विराम का जड़त्व, कोई अगर सीधी जा रही है तो उसकी अगर दिशा में बदलाव कर रहे हैं तो वो दिशा के गुण के दिशा के जड़त्व के कारण उस बदलाव में विरोध करेगी। तो इनके एग्जाम्पल समझते हैं ध्यान से। जैसे सबसे पहला गति का जड़त्व। तो गति के जड़त्व में सबसे पहला देखिए, मान लिया आप एक बस पर बैठे हैं और बस चलती हुई जा रही है, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई, ध्यान समझिएगा, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगाने से बस रुक गई। अब आपके पैर तो बस के साथ थे लेकिन सिर हवा में था, तो बस के रुकने से आपके पैर तो रुक गए लेकिन सिर अभी भी गति में रहना चाहेगा, तो पैर रुक गए, सिर आगे चला गया, यानी आप आगे की ओर गिर जाओगे। तो क्या है, चलती हुई बस के अचानक रुकने पर
चलती हुई बस के अचानक रुकने पर, चलती हुई बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे झुक जाना या आगे की ओर गिर जाना। चलते हुए बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है या गिर जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है? गति के जड़त्व का। दूसरा एग्जाम्पल हम और समझ सकते हैं। आप मान लीजिए आप चलती हुई बस से जा रहे हैं और आपको बस से उतरना है, तो आप क्या करते हैं? आगे की ओर थोड़ा दौड़ लगा के उतरते हैं, क्योंकि आगे की ओर दौड़ेंगे नहीं तो आप मुंह के बल गिर जाएंगे। ये भी एग्जाम्पल किसका है? गति के जड़त्व का। विराम के जड़त्व में क्या है, जरा ध्यान समझना। मान लिया आप एक बस पर बैठे हुए हैं और आराम से बस रुकी हुई है, ड्राइवर ने जैसे ही बस चला दी तो क्या होगा? बस तो गति में आ जाएगी, बस के गति में आने से आपके पैर गति में आ गए, लेकिन सिर अभी भी जड़त्व के गुण के कारण विराम में रहना चाहेगा। तो क्या होगा? पैर आगे चले गए और सर पीछे की ओर रह गया, तो इसे कहते हैं विराम का जड़त्व। यानी खड़ी बस का खड़ी बस के अचानक चलने पर, खड़ी बस के खड़ी बस के अचानक चलने पर, खड़ी बस के अचानक चलने पर यात्री का, अब आप पीछे गिरेंगे, पीछे की ओर गिर जाना, पीछे की ओर गिर जाना, पीछे की ओर गिर जाना। ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये एग्जाम्पल होगा विराम के ऋतु का। और इसका एग्जाम्पल कंबल, कंबल से धूल, कंबल से धूल को झाड़ना, धूल को झाड़ना, पेड़ से फलों को तोड़ना। ये भी एग्जाम्पल किसका होता है? पेड़ से फलों को तोड़ना। ये भी एग्जाम्पल होगा विराम के जड़त्व का। दिशा के जड़त्व की बात समझिए ध्यान से। आप ऐसे जा रहे हैं सीधे बस से और बस ने ऐसे टर्न लिया, तो आप क्या करोगे? आप पर एक बाहर की ओर फोर्स लगेगा, बाहर की ओर बल लगेगा। ये बल, आप बाहर की ओर गिर जाओगे। ये किसके कारण? दिशा के जड़त्व के कारण। तो इसमें हम लिखेंगे बस के, बस कार कुछ भी हो, बस के अचानक मुड़ने पर, बस के अचानक मुड़ने पर विपरीत दिशा में, बस के अचानक मुड़ने पर विपरीत दिशा में बल का अनुभव होना, अनुभव होना। तो ये किसका एग्जाम्पल है? दिशा के जड़त्व का। क्लियर हुई बात यहाँ तक की? जड़त्व की बात समझ में आई? देख लीजिए आप लोग, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो हमारा पहला नियम हो चुका है। अब हम बात करते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम की। तो हम बात करेंगे न्यूटन के गति के दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो दूसरे नियम को हम कहते हैं वास्तविक नियम। दूसरा नियम क्या कहलाता है? दूसरा नियम कहलाता है वास्तविक नियम। दूसरे नियम को ही हम बोलते हैं वास्तविक नियम। और पहले नियम से बल की परिभाषा मिल रही थी, इस नियम से हमें बल का व्यंजक मिलेगा। क्या मिलेगा? बल का व्यंजक। या आपसे पूछे बल का मान, तो बल का व्यंजक या बल का मान न्यूटन के गति के किस नियम से मिलता है? तो बल का व्यंजक या बल का मान न्यूटन के गति के दूसरे नियम से मिलता है। क्या इस बात को जरा हम समझते हैं? पूरी समझने की बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब जरा समझिएगा ध्यान से। आपने पढ़ा होगा कि F बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। अब देखिएगा जरा समझिएगा ध्यान से। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, और त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए जो आपका बल है, बल का SI, बल का मात्रक क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, बल का मात्रक, तो बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विमा, विमी सूत्र,
विमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका, ध्यान से समझना। द्रव्यमान की विमा m, लंबाई की विमा l, समय की विमा t, और नीचे था तो t2, ऊपर आया तो t-2। क्लियर हुआ, mlt-2, mlt-2। फिर इसकी बात कर लेते हैं, जो है ध्यान से समझो। द्रव्यमान कैसी राशि, अदिश राशि। द्रव्यमान कैसी राशि, अदिश राशि। एक ऐसी राशि, सदिश राशि। तो ये है वेक्टर, सॉरी स्केलर, ये है स्केलर, ये है वेक्टर। तो वेक्टर गुणा स्केलर, तो ये कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि। बल कैसी राशि होगी, सदिश राशि। क्लियर हुई बात, यहां तक की विमीय सूत्र क्लियर हुआ। अब बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन। अब ध्यान समझना, क्या हम ये लिख सकते हैं, एक न्यूटन बराबर, एक न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इसी चीज को तो 1 न्यूटन लिखा गया है। तो 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब थोड़ा सा और इसको हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको बदलने की कोशिश और देखते हैं। तो एक बार जरा समझिएगा ध्यान से, आपको पता है कि बल का सीजीएस में मान, बल का सीजीएस पद्धति में मान डाइन होता है। तो न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, इस चीज को हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखो, हमने पीछे पढ़ा था कि 1 किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर को ही हम लिखते हैं 1 न्यूटन। ठीक है। अब एक, अगर इसको सेंटीग्राम में बदलेंगे तो इसमें ग्राम बदलना पड़ेगा, तो 1000 ग्राम। मीटर को अगर सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर बटे सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या, 1 न्यूटन। ध्यान समझना, 1 2 3 4 5 जीरो हमारे पास आ गए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 जीरो, कितना, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या है, 1 न्यूटन। अब ध्यान समझना, ये लिखा हुआ 1 लाख, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। अब 10⁵5 का मतलब 1 लाख, तो 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन के। रिलेशन याद रहेगा, 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन के, 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन के। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको हम और बात करते हैं। ये आप देख लीजिए इसका, ये आप देख लीजिए इसमें, क्लियर यहां तक, हटा देते हैं इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे इसमें समझने की कोशिश और करते हैं हम। तो हमने लिखा था पीछे F बराबर m×a, ये भी हटा देते हैं हम पूरा ये। तो हमने पीछे पढ़ा था अभी F बराबर m×a। आप ध्यान से समझिएगा एक बात, इसको m इंटू ये होता है v2 माइनस v1 अपॉन t। तो इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, m v2 माइनस v1 बटे t। अगर m इसको हम कर रहे तो इसको हम ये लिखेंगे m2 v2 माइनस m1 v1 अपॉन t। क्लियर बात। तो एक बल का मात्रक ये मिल गया, F बराबर m2 v2 माइनस m1 v1 बटे t। याद रखना ये फार्मूला, ये कब काम करेगा, जब आपसे पूछेगा एक 100 किलोग्राम का एक ट्रक है, उसकी चाल को इतने से इतना बढ़ाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, तो ये फार्मूला काम करेगा वहां पर। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इसको हटाते हैं और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए हमने इसको लिखा था m बराबर, हमें पता है a बराबर होता है डेल्टा v बाई डेल्टा t। ठीक है, इसी चीज को आगे हमने निकाला। अब जरा समझिएगा, एक बात आपने पढ़ी है कि p बराबर होता है m इंटू वी। p है संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो जरा समझिएगा, इसको f बराबर डेल्टा p बाई डेल्टा t लिख सकते हैं। तो संवेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, संवेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन भी बल होता है, ये भी दिया होगा। संवेग में परिवर्तन दिया होगा, बल को निकालना पड़ेगा, तो फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, ये बात। संवेग परिवर्तन बराबर होता है आवेग, संवेग परिवर्तन
बराबर होता है आवेग के, तो संवेग परिवर्तन बराबर होता है आवेग के। ठीक है, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं F बराबर I अपॉन डेल्टा टी। तो क्लियर हो गई बात यहां तक। तो ये सब चीजों की बात किससे पता चल रही है हमें? न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। चलिए भाई, तो ये भी हमारा दूसरा नियम हो चुका है। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे कहते हैं। तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम, तीसरा नियम, तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम जिसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में, कुछ जानते हैं। तो देखिए, क्रिया जो क्रिया और प्रतिक्रिया है, तो क्रिया प्रतिक्रिया दो समान, क्रिया प्रतिक्रिया दो समान परंतु परंतु विपरीत बल है। दिशा विपरीत होती है, परिमाण समान होता है। ध्यान समझिएगा। क्या क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे को, क्या क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे को रिजेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समाप्त करते हैं? नहीं। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे को, एक दूसरे को समाप्त नहीं करते, एक दूसरे को निरस्त नहीं करते, एक दूसरे को समाप्त नहीं करते। क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे को समाप्त नहीं करते। क्लियर हो गई बात? कैसे समाप्त नहीं करते? ध्यान समझना। जब दो समान और विपरीत बल एक ही निकाय पर काम करते हैं, जब दो समान और विपरीत बल एक ही निकाय पर काम करते हैं, तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्या करते हैं? निरस्त करते हैं। जब दो समान और विपरीत बल एक ही निकाय पर काम करेंगे तो निरस्त करेंगे। लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया ऐसा नहीं होता। ध्यान समझो। इसने इस पर लगाया तभी तो इसने इस पर लगाया। तो जब यहां पर देखो, एक बार बल इस पर लग रहा है, एक बार बल इस पर लग रहा है, यहां पर बल दो अलग अलग निकायों पर लग रहे हैं। जब दो बल अलग अलग निकायों पर लगते हैं तो वो एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं। इसलिए क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। क्लियर हो गई बात? तो क्रिया प्रतिक्रिया समान होंगे, विपरीत होंगे और एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। एग्जाम्पल इसके समझ लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे क्रिया प्रतिक्रिया के एग्जाम्पल है। जैसे पानी में तैरना, पानी में तैरना, सड़क पर चलना, सड़क पर चलना, पानी में तैरना, सड़क पर चलना, सड़क पर चलना। इसके अलावा रॉकेट का, रॉकेट का उठना, हेलीकॉप्टर का उठना, हेलीकॉप्टर का, हेलीकॉप्टर का उठना। पानी पर तैरना, सड़क पर चलना, रॉकेट का उठना, हेलीकॉप्टर का उठना। बंदूक से, बंदूक से गोली चलने पर, चलने पर पीछे की ओर, पीछे की ओर झटका लगना, झटका लगना। ये सारे उदाहरण किसके हैं? क्रिया प्रतिक्रिया के हैं। तो भाई आपने आज क्या क्या पढ़ा देखते हैं हम एक बार। ये हमारा पहला सरल रेखीय गति था। तो इसमें आपने गति के बारे में पढ़ लिया, गति क्या होता है, गति के ग्राफ समझ लिया कि क्या होता है, दूरी और विस्थापन क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद चाल और वेग के बारे में पढ़ लिया, ये चीज सब समझ ली हमने क्या बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखें तो हमने दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, इन सब के देख लिया कि दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल देती है, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वेग देती है। ये हमने सवाल सॉल्व करके देख लिया। इसके बाद हमने वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल देख लिया। ठीक है, इसके बाद हमने त्वरण के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हमने एक समानुवर्ती गति, त्वरित गति है, चाल बदले दिशा बदले। ठीक है भाई,
इसके बाद हमने गति के समीकरण पढ़ लिए, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। चलिए पहला नियम बल की परिभाषा देता है, जड़त्व की परिभाषा देता है, शब्द गैलीलियो ने दिया, परिभाषा न्यूटन ने दी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नियम हो गया, तीसरा नियम हो गया। चलिए भाई, आपका ये पहला चैप्टर जो मोशन वाला चैप्टर था ये हमने कर लिया है फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।